जितने लोग प्रेजेंट हैं, केजीपी सर जो मैसेज कर गए उसमें ना मैसेज करिए। देखो केमिस्ट्री जो है वो तो ऑब्वियस है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ फील करने लायक नहीं है। फिजिक्स में थोड़ी चीजें अगर फिजिकली अपन प्रेजेंट रहे और बता दें आपको तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, वीडियो क्वालिटी सब सही है? ओके, देन in the previous class we were discussing something related to मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने दो तीन चीजें अभी तक समझ ली हैं। फर्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई फटाफट लिखते रहना इसमें, सिर्फ फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में तो ऑब्वियस है वो ज्यादा बेटर टाइम पे पढ़ाई जा सकती है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे कोई बॉडी है, अगर इस पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इसका चीज अपोज करती है मोशन को। वो क्या होता है बेसिकली, इसका मास। ठीक है, अगर मान लो कोई तेजी से बॉडी चल रही है, ठीक है, उसको आपने ब्रेक लगा के रुकाने की ट्राई की, तो जिसका जितना इनर्शिया होगा वो ज्यादा, मतलब इनर्शिया को समझ में आता है। इनर्शिया बॉडी को रुकने में और चलाने में क्या रहता है, रेजिस्टेंस करता है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रोटेट कर, ठीक है। अच्छा, अब रोटेट जब कर रहा हूं, देखो डिफरेंस है रोटेशन में। जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, सो देयर इज समथिंग दैट विल अपोज दिस टाइप ऑफ मोशन, और उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज इक्विवेलेंट टू मास। बट मास क्या होता है, मास बॉडी का फिक्स होता है, ठीक है, मास बॉडी का फिक्स होता है। बट यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फिक्स नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है, नो डाउट बॉडी का शेप क्या है, कि वो रिंग है, डिस्क है, सबका स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वो सब आपने कर रखा। इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, उस बॉडी का मास कितना है, प्लस डिपेंड करता है एक्सिस कौन सी ली है। जैसे ये एक रॉड जैसा है, अब मैं इसको मल्टीपल जगह से घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। एक ये जो इसका मिड पॉइंट है, मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट किया। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट आपने बचपन में कुछ किया होगा, ऐसे पॉइंट डालो और इसको ऐसे, तो इसको ऐसे धक्का देने की ट्राई करो, तो सेंटर के अक्रॉस वो मूव करता है। जैसे ये बुक है अपने पास में, ठीक है, अब इसको रोटेट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है, मैं इसको एक्सेस मानू, मैं इसको एक्सेस मानू और इसको ऐसे रोटेट करूं। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक क्या है, मैं ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसको एक्सेस मानू और इसको ऐसे रोटेट करूं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक ऐसा हो सकता है, मैं इस वाले पॉइंट को एक्सेस करूं और इसको ऐसे रोटेट करूं। अभी देखो ज्यादा जोर लग रहा है, अभी ज्यादा जोर लगेगा। देखो इसको यहां से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ज्यादा जोर लगता है, मिडल से घुमाओ कम जोर लगता है। देखो इसकी वजह से इसका जो अगर रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास से हमें कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का हमें, यस सर। हाँ कितना होता है किसका सर? रॉड का सेंटर से, सेंटर ऑफ मास सर ml²/12। ml²। और अगर x से करूं तो सर यस, ml²/3। ml²/3। अच्छा, ये जो है ना, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, या इसको एक टर्म और यूज हो सकता है, रेक्टेंगुलर लैमिना। एक वर्ड लिख लो, जो प्लेट्स होती है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, स्क्वायर प्लेट्स, उसको लैमिना वर्ड भी यूज करते हैं। लैमिना मींस प्लेट है, ठीक है। तो कल हमने ये पूछा था, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये ये क्या शेप होगी, ये क्या शेप
वीडियो विजिबल है? ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। ये एक्सिस, श्रेया बताओ, ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, इससे कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना होता है? मास m है, रेडियस r है। mr स्क्वायर। mr स्क्वायर सिलेंडर का, सोनी कितना होता है? एम आर स्क्वायर है ना, m आर r स्क्वायर, स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर, एम आर स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाय 2। श्रेया कितना होता है? mr सर मैंने स्क्वायर, होलो का बोला, हाँ सॉलिड का mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर। अगर पानी निकाल दूंगा तो होलो हो जाएगा। mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसी सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, ये वाली एक्सिस जो है, इससे अगर मैंने आई निकाला, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। दिस इज सॉलिड, है ना, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? यहां पे कहीं पे होगा, बोलो, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। ओके, मैंने एक ये वाली एक्सिस निकाली, सिलेंडर है, सिलेंडर है, ये एक्सिस है I1, ये रेडियस है r। बताओ श्रेया, इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? सो उस एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसका हाँ। 3mr स्क्वायर बाय 2 आएगा। देखो, I सेंटर ऑफ मास प्लस m d स्क्वायर, तो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, ठीक। ओके, ये तो चलो हो गया, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। अच्छा, ये देखो जरा, ध्यान से समझना, ये सिलेंडर है, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये कोई एक्सिस है, इसके सेंटर से पास होती हुई उसके, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, उससे पास हो रहा है। अच्छा, एक एक्सिस मैंने ये बनाई, ये हाइट जो है ना, उसका h/2 हो जाएगा, h/2 पोजीशन, ठीक है। और दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज z एक्सिस, ठीक है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर y एक्सिस, x एक्सिस? देखो, फील करना, पहले मैं इसको ऐसे घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा था, ऐसे, फील आ रहा है क्या? देखो ये H2O है, ये H2O मेरे साइड आया, फिर आपके साइड। अब मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, ये सेंटर है, इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, या इसको मैं ऐसे Z एक्सिस से भी घुमा सकता हूं। ये दोनों तो सेम ही है क्या? देखो, ऐसे घुमाया आपने, ऐसे या ऐसे, बात तो सेम ही है। देखो, ये ऐसे, ऐसे घुमाओ, ये ऐसे, बात सेम है। तो इसका कोई बताएगा क्या? अमय? नहीं नहीं, ये आपने नहीं, पूरा, ये इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, आई एक्स इज सेम एज आई जेड, सेंटर, इधर भी सेंटर, ये वाला देखो, दोनों यहां से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, ये वाई वाला अलग है, तो यहां पे हो जाएगा आई वाई इज आई एक्स प्लस आई जेड। चमक रहा? नहीं, सो गलत कर पर वो दिया, वैलिड नहीं होगा ना वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर? वो अगर सिर्फ मैं प्लेनर आई ऑब्जेक्ट्स के लिए वाई आई वैलिड है। एक्स प्लस आई जेड करूं तो वैलिड क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ, रीजन बताओ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये वाला वैलिड क्यों नहीं होगा? देखो, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगा दी,
अब मैंने ये चीज लगवाने की ट्राई करी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है ये दोनों सेम हो जाएंगे, बट I cannot write this. Why? Because the solid cylinder is 3D object, and my formulas are valid only for this perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem is valid for only 2D objects. तो ये वाला हम नहीं लगा सकते, ये वाला लगा सकते। क्लियर है? अरे भले ही ये दोनों सेम आ रहे हो, बट ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। हाँ, बट अगर डिस्क होता, रिंग होता तो मैं लगा ले। ठीक है, छाप लो, फटाफट छाप लो। नहीं बेटा, सिलेंडर को सिलेंडर की तरह सॉल्व करो। अगर आंसर कुछ और आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। क्या मैच कर गया? अरे ये कंडीशन है, एक गिवन कंडीशन पे ये फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। सबने लिख लिया? डन लिख दो। अगर सबने लिख दिया तो डन लिख दो। देखो थोड़ा चैप्टर अच्छा है ना, ये चीज थोड़ी सी अच्छी है, तो इसमें समय स्पेंड करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि यार आपको समझ में आए ये चीज। जो बच्चे इस चीज को एटलीस्ट 50-60% भी समझ लेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब में बहुत काम आएगा। एज अ सिविल इंजीनियर भी अगर आप बनोगे तो कहाँ पे कितना मोमेंटम लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा, यू नीड टू नो दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको सारे प्रॉब्लम्स तो करा दिए थे। अच्छा ये देखो, कल लास्ट में बच्चे ने सवाल पूछा, देखो ये मेरे पास में रिंग है, ये दिस इज रिंग, ठीक, और ऐसे रिंग रखा हुआ है, मास m है, रेडियस r, ये एक्सिस है, एक्सिस I1, ठीक है। एक्सिस I1 है, I1 के अक्रॉस अमित मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मैं ब्लर हो रहा है? अभी क्लियर है? अरे यार इसका यही जरूरत है यार, इसकी वजह से अपन उस पे गए थे, स्क्रीन पे गए थे। थोड़ा क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन पे रहो तो हो जाता। ध्यान से देखना, इसके I1 के अक्रॉस कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बता सकता? अमित बताओ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ऐसे घुमा रहा हूं, ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस ऐसे है, प्लीज नोट्स देखो, ये देखो रिंग, नोट्स देखो, ये रिंग, इसको एक तो ऐसे चक्री की तरह घुमा सकता हूँ, चक्री की तरह, वो mr² होता है, mr² होता है। एक इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा डायमीटर के लॉन्ग, तो mr² by 2 होता है।
इसको अगर यहाँ एच से घुमाऊं, टेंजेंट घुमाऊं, तो देखो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। तो अब ज्यादा जोर लगेगा, अब लगेगा 3/2 मास। बेसिकली क्या किया, I1 मैंने लगाया, I सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये I सेंटर ऑफ मास कितना होता है, अगर डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है तो I सेंटर ऑफ मास इज mr²/2 एंड दिस इज मास। ये आया क्या हमें, ये चीज समझ में आ गई है बेटा? हाँ सर। अच्छा अब देखो हमें, ये वाली एक्सिस है I1, ये दूसरी वाली एक्सिस है I2, इनके बीच में डिस्टेंस है 2r। बताओ I2 के अक्रॉस कितना हो, ये सेंटर ऑफ मास है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस I2? सर 3mr²/2। 3mr²/2। बेटा इनके बीच में डिस्टेंस 2r है, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या अपन, I1 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर I1 मास से पास होना चाहिए। हाँ, तो पैरेलल है दोनों, तो कोई जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली मतलब आप लोगों को किसी डाउट आ सकता है, कल अमित ने पूछा था कि सर ये कोई भी दो पैरेलल एक्सिस हो सकती है क्या? अगर बाई चांस आपके फाइनल आंसर मैच कर जा रहे हैं तो जस्ट अ कोइंसिडेंस है। देखिए अगर कोई बच्चा बोले I2 इज इक्वल टू I1 प्लस md स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दिस इज गलत। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बोल रहा है कि ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये चीज रॉन्ग है। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज दिस हैज टू बी आई सेंटर ऑफ मास। देखो चाहे इस रिंग को, जो भी मैंने रिंग दिखाई थी आपको, इसको मैं इस वाले एक्सिस से, इस टेंजेंट से ऐसे घुमाऊं या यहाँ वाले टेंजेंट से ऐसे घुमाऊं, बात तो एक ही पड़ेगी ना। तो दोनों का I1 और I2 दोनों ही, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो I2 भी यहाँ से ये चीज, ये R, दिस इज I सेंटर ऑफ मास, तो I2 कितना आएगा, I2 इज I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, दिस इज mr²/2 प्लस दिस इज 3/2 मास। सबको क्लियर हो गया? यहां पे दिस भले ही I1 I2 पैरेलल हो, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज I1 is not passing through COM, passing through COM। आप लोग ये बेसिक डाउट्स हैं। आप देखो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने कल पीडीएफ भी सेंड कर दिया था, पीडीएफ को सॉल्व करें। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल एनर्जी, ऐसे टोटल 4-5 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर ये टॉपिक पे सवाल 101% आएगा, 101%। तो आज शुरू के लेक्चर के 4 लेक्चर भी हैं, अगर रोटेशन के 4 लेक्चर भी ढंग से आते हैं तो एक 4 नंबर का सवाल आपका फंस जाएगा। आप पुराने साल के पेपर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, कई बार तो रेशियो पूछ लिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अपॉन हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम रेशियो, या 2 डिस्क दे दी है, 2 डिस्क के रेडियसेस अलग है, मासेस अलग है, बताओ उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो कितना होगा। तो एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, प्लीज इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। हो गया सभी का? ओके, सो एक लास्ट इसका बाकी है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओवर। लिखे, हेडिंग लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग लिखे,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैविंग कैविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैविटी, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अंदर कैविटी हो। कैविटी वाले प्रॉब्लम्स अपन ने कर रखे हैं। दिखाई दे रहा है? तो देखिए जरा, अगर ऐसा एक ऑब्जेक्ट, एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, इसका रेडियस है 2r, ठीक है, इसका रेडियस है 2r और इसका डेंसिटी है, डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है, इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और रेडियस है इसका 2r, रेडियस कितना है 2r, और इसमें से अपन ने एक कैविटी निकाली है ऐसी, इसमें से ये पार्ट हिस्सा निकला हुआ है, इसका रेडियस है r, ठीक है, डेंसिटी है इसकी सिग्मा, रेडियस है इसका 2r। now a cavity of radius r is removed from the larger disk, ठीक है, लार्जर डिस्क से कैविटी निकाल दिया। फाइंड the moment of inertia of the system across this, इस वाले एक्सिस के थ्रू निकालना है, इस वाले एक्सिस के थ्रू, इसके थ्रू निकालना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। देखिए, सबसे क्या करना है आपको, जैसे सेंटर ऑफ मास में निकाला था, पहले I1 के थ्रू जो मास है, पहले ऐसा मान लीजिए इसमें पूरा मास है, ठीक है, ये पूरे डिस्क में मास है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। फिर ये जो कैविटी है उसको एक डिस्क मान के उसका सेंटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए विद अ नेगेटिव मास, विद अ नेगेटिव मास, आंसर आ जाएगा। देखिए टेक्निक क्या है, रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स क्या है, फाइंड द मोमेंट of inertia of the entire body, find the moment of inertia of the entire body about the axis without considering any cavity।
अरे जानबूझ के बंद किया था। At the two moment of inertia, at the two moment of inertia, रूल्स लिख लिए। Without है ये, without any cavity. About the axis, without any cavity. पहले बिना कैविटी के एक सिस्टम मानिए, फिर कैविटी मानिए विद नेगेटिव मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एट द टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे ये तो रूल्स है भाई, ये है क्वेश्चन ये है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस आई। ये प्रोसीजर है, ऐसे फॉलो करते हैं इसको। ओके, कई बच्चों के आंसर आ गए। देखो यहाँ पे मास दिया नहीं है, डेंसिटी दी हुई है। यहाँ मास नहीं दिया, डेंसिटी दी हुई है। यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी हुई है तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला क्या करें, ये एक्सिस है ना, तो इसका रेडियस कितना है, इसका ओवरऑल रेडियस 2r है। ये तो ऑफ द कंप्लीट डिस्क का आई कितना हो जाएगा, देखिए मास m1 इंटू इसके अक्रॉस कितना होता है, ये तो डिस्क है, डिस्क होता है तो r स्क्वायर, सॉरी r कितना है इसका 2r है, 2r का होल स्क्वायर बाय 4। ये चीज समझ में आई क्या, फर्स्ट पार्ट देखो, इसका I1 निकाल रहा हूं, तो I1 जो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास ऑफ दिस कंप्लीट डिस्क m1 इनटू रेडियस कितना है 2r, और ये सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस डिस्क का अगर डायमीटर के थ्रू पास होता है तो बाई 2 आ जाता है। ठीक है, तो m1 कितना होगा, m1 इज डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया, तो सिग्मा एरिया है पाई 2r का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो ये m1 हो गया, ये डिस्क का कंप्लीट डिस्क का I1 आ जाएगा 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर इनटू 4r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, ये पार्ट आपको यहां तक क्लियर है, किसी को किसी चीज में समस्या, ये डिस्क है बेटा, डिस्क है, कैविटी में डिस्क से ही निकालूंगा ना, रिंग से निकाल नहीं सकता। यहां तक आया I1। अब इस जो कैविटी है उसको नेगेटिव मास मान के अपन को इसके अलावा निकालना है। ओके, कई बच्चों का आ रहा है, फाइनल आंसर निकाल दिया कई बच्चों ने 3 सिग्मा पाई। ओके, कबीर का आया, पहले यहां तक कर लीजिए, I1 हो गया, ये बाई 4 क्यों किया, कोई बता सकता है क्या, 4 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
कोई बता सकता है बाई 4 क्यों किया माई काउंट करके? देखो बेटा, ये जो डिस्क होता है ना, डिस्क, उसका इस एक्सिस के अलोंग mr स्क्वायर बाई 2 होता है। अगर मास m है, रेडियस r है, mr स्क्वायर बाई 2 इस एक्सिस के अलोंग होता है mr स्क्वायर बाई 4। अब इसका मास अलग है, इसका रेडियस 4 है, बाई 4 करते हैं। डायमीटर के थ्रू क्रॉस होता है तो बाई 4 करते हैं। प्लीज रिवाइज दी नोट्स। ठीक है, अब इसके अक्रॉस निकालना है। ये पार्ट मिटा रहा हूं मैं, ये पार्ट मिटा रहा हूं, ये पार्ट मिटा दो। अब किसका निकालेंगे? अब निकालेंगे कैविटी का। कैविटी ये है, रेडियस उसका r है और इसका क्रॉस निकालना है। मास उसका मान लीजिए m2 है, तो ये तो आपको निकालने आता ही क्योंकि ये सेम टेंजेंट हो गया ना। अभी डिस्क का निकाला था, मल्हार कितना आएगा डिस्क का? मल्हार डिस्क का कितना आएगा? ये कैविटी है, नेगेटिव मास है इसका, m2 वुड बी माइनस सिग्मा इनटू एरिया। ये आ गया माइनस सिग्मा, एरिया है पाई r स्क्वायर, ये m2 मास हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस टेंजेंट हो जाएगा m2 r स्क्वायर, ये कितना था बाई। इसका कोई बता सकता है क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। कबीर तुम बताओ, ये एक डिस्क है जिसका मास नेगेटिव मान लिया, ठीक है। इस डिस्क का, कैविटी वाली डिस्क है, नेगेटिव मास, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कबीर सर 3mr स्क्वायर बाय 2। 3mr स्क्वायर बाई 2, पक्का? अच्छा, इसके अक्रॉस कितना होता है? डायमीटर के अक्रॉस कितना होता है? सर mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो दिस इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस m d स्क्वायर, m2 d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, अभी कबीर ने बताया, m r स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा m r स्क्वायर। आंसर आता 5 बाय 4 m r m2 r 5 बाय 4 आएगा यार। कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां हो रही है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। अरे थोड़ा सा बस यहाँ वहां चलते तब ब्लर हो जाता है, अब तो सब सही दिख रहा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है? दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड कर दो। आई नेट क्या हो जाएगा? यहाँ से आया I1 और इसका ये आई टेंजेंट, तो पहले वाले में कितना था? 4 सिग्मा बाय r स्क्वायर इंटू 4 r स्क्वायर बाई 4। इसका कितना होगा? इसका है 5 बाय 4। m2 कितना है? m2 है माइनस सिग्मा बाय r स्क्वायर
और ये कितना है, दिस इज आर, ऐसा कुछ आया, ठीक है। देख लो ये कितना बना, ये m1 की वैल्यू यहां से मैंने डाल दी थी 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये 4 2r का होल स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे ये चीज करी मैंने। क्या आंसर आता फाइनल? देखिए 4 निकाल लीजिए, ये देखिए 4 इंटू 4 16 सिग्मा पाई आर 4, ये कितना है माइनस 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई, कितना बना 11/4 सिग्मा। ठीक है, ये -5 था, अरे 6 नहीं है, अरे ये 6 नहीं है भाई, ये सिग्मा है। टफ प्रॉब्लम। तेरा आंसर क्या है फाइनली, मैसेज करो। यश, वेद, उज्जवल, वेदांत, विदुषी, विनीत, शर्वरी, श्रावणी, षणमुख, सौरभ। पहले आपको पूरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विदाउट कंसिडरिंग एनी कैविटी, फिर कैविटी का निकालो टेकिंग नेगेटिव मास, और फिर दोनों को ऐड कर दो, एक्सिस सेम होना चाहिए। फाइनल आंसर इज 11 सिग्मा पाई आर पावर 4/4। नेगेटिव कैसा आएगा अक्षर, पॉजिटिव आएगा बेटा, ये नेगेटिव, ये 16, ये 4 को मत भूल जाना, ये 16 है टोटल, 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो कैविटी के प्रॉब्लम ऐसे बन सकते हैं। कैविटी के प्रॉब्लम, डिस्क एरिया आपको स्फीयर दे सकता है, ठीक है, स्फीयर दे देगा कि भाई इससे इतना एक छोटा स्फीयर निकाल लिया और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना, स्फीयर का भी आपको दे सकता है। मासेस की जगह इस वाले केसेस में क्या दी जाएगी, डेंसिटी दी जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट। प्लीज रिवाइज कर लीजिए और याद रखिएगा कि डायमीटर का लॉन्ग कितना होता, टेंजेंट का लॉन्ग कितना होता, सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। मल्टीपल बार देखोगे, प्रॉब्लम्स करोगे तो चमक जाएगा। थोड़ा सा है डिफिकल्ट है, मैंने डे 1 से बोल रखा है आपको, दिस पार्ट इज डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट है, इसमें तो बोर्ड पे आना पड़ा। कुछ चैप्टर है ना फिजिकल ज्यादा बेटर रहते हैं, बट अब हालात ही ऐसे हो गए, अपन तो चाहते हैं आप आए सामने, फेस टू फेस पढ़ाएं, ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, अब नया सेक्शन, नया सेक्शन टॉर्क, हेडिंग आ रही है टॉर्क, हेडिंग डालिए टॉर्क। टॉर्क वैसे वेक्टर्स में मैंने बता दिया था, थोड़ा बहुत बताया था, फिर भी इसके अलावा आपने गाड़ी में कभी टॉर्क का नाम सुना है क्या? ये गाड़ी में कभी ऐसा नाम सुना है टॉर्क, टॉर्क ऐसा नाम सुना है क्या? इतना टॉर्क,
प्रोड्यूस होता है गाड़ी में। ओके ठीक है। टॉर्क एक शायद उसकी कोई खासी ये दवाई की कंपनी है, वो भी है टॉर्क। अच्छा, उसके अलावा सुनो, टॉर्क से एक इम्पोर्टेंट चीज याद आई। आईआईटीएच में, आईआईटी हैदराबाद में एक मैकेनिकल इंजीनियर्स का ग्रुप है, ठीक है। जैसे सीएस वाले सब कोडिंग और हैकिंग वाले ग्रुप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रॉनिका करके नाम का एक क्लब था, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रुप का जो क्लब था उसका नाम था टॉर्क, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे आप भी, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर कोई ऐसे जरूरी नहीं है उसमें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे, कोई भी डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं। अब उन्होंने, उनका प्रोजेक्ट क्या था, उन्होंने कार डेवलप करी, ठीक है, रेसिंग कार। बेसिकली खुद खुद वर्कशॉप पे जाके पूरे कंपोनेंट्स, एकदम 10-12 लोगों की टीम थी और उन्होंने वो खुद कार बनाई थी। इंस्टीट्यूट ने फंड किया था, इंस्टीट्यूट ने मतलब बहा बहा करके है, कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स कुछ बेटर डिजाइन, कुछ बेटर चीजें, और वो ऐसा नहीं है कि किसी मतलब कंपनी से कुछ खरीदा है, नहीं, दैट इज नॉट द केस। आपको कंपोनेंट्स देखने हैं कि आपकी कार के लिए कौन से कंपोनेंट, आपका टॉर्क कितना रहेगा, गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्यूल, ये सब आपको बाकायदा स्टूडेंट्स को वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप नाम सुनाएंगे, वर्कशॉप अरे कंपनीज होती है ना, उनके वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं। तो हर एक आईआईटी का बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं। जैसे आपका ये 3D प्रिंटर्स है, ठीक है, इनकी भी एक बड़ी सी वर्कशॉप रहेगी। या जैसे लेथ मशीन है, आपको माइन्यूट से मतलब कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है या कुछ फाइलिंग करनी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है उसकी भी वर्कशॉप होती है। तो ये वर्कशॉप में आपको कार्स डेवलप करनी रहती है, तो उसके स्टडी करके और फिर कार डेवलप करके उसकी रेसिंग होती है। बहा बहा साई करके आता है, बहा साई, ठीक है। वैसे बोलते बाजा बोलते हैं उसको, बाजा साई। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स खुद की कार बनाते हैं और कार बना के उसको खुद ही, मतलब जो भी एक उनमें से ड्राइवर रहेगा, तो वो बड़ा रिस्की है। एक तो कार बच्चों ने बनाई और उसको ड्राइव करने वाला बच्चा, ठीक है, तब तक 18 के हो जाओगे, 18+ हो जाओगे। तो टॉर्क, ठीक है, समझ गए, ग्रुप का भी नाम है अपने। सो टॉर्क में देखिए मेरे पास एक सवाल है, जैसे फोर्स, जैसे फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। देखो ये रेस्ट पे है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये रेस्ट पे है, मैंने इसको फोर्स लगाया, देन ओनली दैट बॉडी मूव्स। सिमिलरली दिस रॉड इज एट रेस्ट, if a external torque is applied then it will rotate। जैसे मोशन के लिए फोर्स जरूरी है, रेस्ट है बॉडी, तो सिमिलरली व्हेन अ बॉडी is rotating, is at rest and you want to rotate it, then you have to supply this torque, ठीक है। जैसे ये, इसको बोलते हैं हिंज, क्या बोलते हैं, हिंज, ठीक है, ये हिंज है और इस पे मैंने देखो ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ये मूव किया गया, रोटेट किया ना। अच्छा ऐसे है, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या किया, रोटेट किया, और हिंज है यहाँ पे, ये एक्सिस है, तो इफ अ फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा ये बताओ, जो भी टॉर्क है, रोटेशन है, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने दरवाजा तो देखा होगा ना, जैसे दरवाजा होता है, तो दरवाजे को आप कैसे खोलते हो, उसको भी एक्चुअली रोटेट ही किया जाता है। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा ऐसे मूव करता है, तो आप धक्का कहाँ से देते हो, यहाँ पे धक्का देते हो कि यहाँ पे, जहाँ पे ये क्या होते हैं, हिंजेस होती हैं या जो लगे रहते हैं, वहां पे देते हो। कहाँ पे ज्यादा इजीली रोटेट करेगा दरवाजा, जब मैं यहां से उसको पुश करूं, पुल करूं, या जहां पे हिंज है वहीं से करूं, जहां पे हैंडल लगा हुआ है वहां से करूं, क्या जहां पे हिंज है उसके पास से करूं।
यही चीज है, ये देखो। अब ये F1, ये F2, this distance is R2 from hinge, this distance is R1, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, ये बॉडी कितना तेजी से घूमेगा, कितना ज्यादा घूमेगा, वो डिपेंड करता है मैंने फोर्स कितना लगाया, और ये फोर्स प्रोड्यूस करता है टॉर्क। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ, टॉर्क इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आर। जितना हिंज से दूर रहोगे उतना इजीली खुल जाता है, मतलब इतना इजीली रोटेट करेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज डोर। डोर को एक बार हैंडल से करना, एक बार इन बिटवीन करना, यहाँ पे फोर्स लगा के करना, और एक बार एकदम जो जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इस बार सही कुछ दे दरवाजा है, ठीक है। एक है मेरे को इसको खोलने, तो मैं यहाँ से धक्का दूंगा, एक है यहाँ से धक्का दूं, और यहाँ से और ज्यादा जोर लग, क्या बोलते हैं, कुंडी। कुंडी तो वो होती है बंद करने वाली। तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, इट इज एंगल, हाँ हाँ एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स, हाँ वेरी गुड, सीसॉ में भी होता है, हाँ। तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। टॉर्क के भी सीसॉ वाले प्रॉब्लम करेंगे आगे तक। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये टॉर्क जो है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। टॉर्क is responsible for rotational motion, ठीक है। It depends on two factors, radius and force. Sorry, not radius. It is basically the distance of this axis. It is basically the distance of this axis from the point of application of force. What is R? R is the distance of the point of application of force, point of application of force from the axis of rotation, from the axis of rotation. What is that? Force, ठीक है। What is the dimension of torque? Torque is a vector quantity. Torque is a vector quantity. What is the dimension of torque? Torque is a vector quantity. वेट करो देवांश, कौन चलेगा बेटा, वेट करो। डायमेंशन बताओ। ये R है, डिस्टेंस है, ये फोर्स है। वेद, सभी का आंसर आना चाहिए। गार्गी ने किया, दिवांश ने किया, साची ने, मल्हार ने, श्रिया। श्रिया सही करो। हर्ष, कशिश, सोनी, प्रियांशु का सही है। वेद सही करो। पूरव, विदुषी, नमन, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये बताओ रेडियस का डायमेंशन कितना होता है, सॉरी डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है? सर एल।
एल फोर्स का कितना होता है? सर ml स्क्वायर t माइनस 2। एम एल टी माइनस टू स्क्वायर का थोड़ी आता है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है बेटा -3 सुनो, एल का +3 क्या है? प्लीज करेक्ट कर लो। समझ में आया ना मन? यस सर। सार्थक ने भी यही गलती करी, विदुषी ने भी यही करी। बेटा डायमेंशन है, दिस इज द सेम डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है, डिस्टेंस फोर्स, तो एनर्जी का डायमेंशन है इसका। इट हैज द सेम डायमेंशन एज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी लिखना है आपको, बट इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन सेम है। आप लोग आप ले आओ तो डन लिख दो। लिख जरूर लें, वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं बेटा नहीं थे, बढ़िया है। ये देखो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ठीक है बच्चों? पहले आर आता है फिर एफ आता है, ठीक है? एफ क्रॉस आर मत लिखना, इसको आर क्रॉस एफ ही लिखना है आपको, ठीक है? नहीं तो डायमेंशन चेंज, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। सो इसको मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं, दिस इज रिटन एज आर एफ साइन थीटा। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो उसका अगर ये लिखने जाऊं तो दिस इज दिस, ठीक है? मान लीजिए ये एफ है, ये आर है, मान लीजिए ये एफ है, ये आर है, ये थीटा है, ये थीटा है। सो अब इसका क्या है, बेसिकली आपके पास में ये, देखो ध्यान से समझना इसको, ये एफ है, ये थीटा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा एंड एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये फोर्स है, ये आर है, ठीक है? तो अगर ये थीटा है तो इसका वेक्टर एफ का इसी आर पे कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज आर इनटू एफ परपेंडिकुलर। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। ये बात सबको समझ रही है? ये चीज सबको समझ रही है क्या? This is F into perpendicular component. This is F perpendicular. This is F parallel. This component of force is parallel to R. This component of force is perpendicular to R. यहाँ तक क्लियर? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज R sin theta into F. R sin theta into F. This is the perpendicular distance, ठीक है, of the axis from the point of application of force. This is the perpendicular distance. R perpendicular is the perpendicular distance of the point of application of force from the axis. दोनों तरीके से आप समझ सकते हो।
ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये वीडियो जो कंटेंट है ना, ये आपका थोड़ा सा डेटा ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शंस कैसे दी जाती थी पता है क्या? अगर वेक्टर है तो डायरेक्शंस कैसे देते थे? कोई मेथड था क्या जिससे डायरेक्शन देते थे अपन? आईजे के और राइट हैंड, ये राइट हैंड थंब रूल याद है क्या? आर के डायरेक्शन में फिर F करो तो फिर जहां थंब पॉइंट करता है वही डायरेक्शन मेरा वेक्टर का होगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज F, दिस इज R, this is F, this is R. What is the direction of torque? टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी मृदुल? R के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखे, फिर फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब किधर जाएगा? देखो R के डायरेक्शन में ऐसे रखना है, फिर इसको कर्ल करना है तो थंब किधर जाएगा? इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉर्क कैसे घुमाएगा बॉडी को? क्लॉकवाइज घुमाएगा। नेक्स्ट देखो, ये फोर्स है और ये आर है। आप बताओ टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? आर के डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में थंब रखें, ठीक है, सॉरी फिंगर्स को रखें और फिर कर्ल करें एफ की तरफ, जहां थंब पॉइंट कर रहा है वही टॉर्क की डायरेक्शन है। बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दिस इज आउटसाइड द प्लेन। ये एफ है, ये आर है। टॉर्क कहां पे होगा? कितना एंगल है? वन 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा? देखो साइन थीटा, where theta is the angle between R and F. Theta is the angle between R and F. इसमें टॉर्क 0 है। टॉर्क इज 0, why सर? बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तुम ऐसे घुमा दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें टॉर्क ही 0 है। क्यों? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। If R and F are parallel or anti-parallel, then torque is 0, as sine 0 degree is 0 and sine 180 degree is also 0.
यहां तक क्लियर हुआ? ये पार्ट मिटा रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल याद है ना? ओके ओके ओके। सो एक लास्ट और करें। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि बॉडी है, आर इधर है एंड टॉर्क इधर है, टॉर्क ऊपर की तरफ है। सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फोर्स 90 डिग्री है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर? आर इस तरफ है, टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा। देखो थंब किधर जा रहा? ऊपर की तरफ। थंब किधर जा रहा? ऊपर की तरफ। आर किधर है? इधर की तरफ। तो क्या करो, फिंगर्स को आर की तरफ रख के फोर्स की तरफ कर्ल करो, तभी तो इधर आएगा। तो फोर्स किधर आना चाहिए? आपके इधर। फोर्स किधर आना चाहिए? आपके इधर। तो फोर्स इज आउटसाइड द प्लेन। फोर्स इज आउटसाइड द प्लेन। फोर्स इज आउटसाइड द प्लेन। देखिए फोर्स जो है आपको नो डाउट टॉर्क देता है। अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है या डिस्टेंस जीरो है तो कभी मूव ही नहीं करेगा। फोर्स जीरो है। अच्छा ये बताओ, दरवाजा इधर है ना, ये एंगल्स होते हैं उसके दरवाजे के। ऐसे करो, आप है ना यहीं पे फोर्स लगाओ, ऐसे ऐसे फोर्स लगाओ इसी पे, जहां पे एंगल्स है वहीं पे फोर्स लगाओ। क्या ये दरवाजा खुलेगा क्या? मेरे को ये है, ये ऐसे ऐसे रोटेट होती है, ये ऐसे रोटेट होती है, ठीक है। मैं है ना इसी पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे घूम घूम घूम, घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। तो अगर उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्सिस है उसी पे अगर मैं लगाऊंगा, डिस्टेंस जीरो है तो टॉर्क वुड बी जीरो, तो घूमेगा ही नहीं। अच्छा ये एक्सिस है ऐसा, और मैं इसी पे, इसी एक्सिस पे नीचे दरवाजे को, नीचे जो ऐसे दरवाजा है ना, दरवाजा खोलना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे धक्का देते हैं, पुश या पुल करते हैं। अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो शनि देव, मैं इसको ऐसे उखाड़ दूंगा, तो घूमेगा थोड़ी। चाहे आप लगाते रहो नीचे, फोर्स लगाते रहो, खींचते रहो दरवाजे को नीचे, घूमेगा थोड़ी। टूट जरूर जाएगा बट घूमेगा नहीं। तो आर भी जरूरी है एंड एफ भी जरूरी है। अगर आप एक्सिस पे ही फोर्स लगा रहे हो, चाहे ऐसे लगाओ चाहे नीचे फोर्स लगाओ, ऐसे दरवाजे को नीचे नीचे धक्का दो, दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों? टॉर्क जीरो। भले ही आप फोर्स लगा रहे, भले ही आप फोर्स लगा रहे, बट नहीं खुलेगा। ठीक है, खोलने के लिए सही डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक क्लियर? ओके, तो एक प्रॉब्लम करते हैं। ये देखिए, ये ऐसा हिंज है, हिंज इज आउटवर्ड और इनसाइड द प्लेन। ये रॉड ऐसे घूम सकता, ऐसे घूम सकता। तो यहां पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यहां पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। फाइंड torque about point P and torque about point Q। निकालो। ये हिंज है,
हिंज से डिस्टेंस, देखो इतना तो समझ में आ रहा है क्या? ये रॉड से परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू निकालो। टॉर्क एट पॉइंट P इज R क्रॉस F, ठीक है। R कितना है? 5 सेंटीमीटर है। दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 न्यूटन एंड द एंगल इज sin 90 डिग्री। बिकॉज ये हिंज से ये डिस्टेंस, इसका वेक्टर यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक हिंज से जो डिस्टेंस रहेगी वो ऐसी जाएगी, तो ये वाला ऐसा, फोर्स ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकलेगा तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 50, दिस इज 0.5 न्यूटन मीटर। Torque at point P is this. What is the torque at point Q? What is the torque at point Q? What is the torque at point Q? You have to find the torque at point Q. Easy है। Torque at point Q is R. Distance कितना होगा यहाँ से यहाँ? 10 सेंटीमीटर, और ये ये 90 डिग्री, तो दिस इज 10 इंटू फोर्स है, ये 10 सेंटीमीटर है, फोर्स है 10 न्यूटन, तो ये 100 हो गया, दिस इज 1 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? आर, देखो एफ की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये रॉड कैसे जाएगा? ध्यान से समझना, ये ये एज है ऐसा, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये हिंज है, मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये रॉड किधर जाएगा? ऊपर गया ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो वही है आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। What is this? This is also anti-clockwise. Clear है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखिए, रॉड है, सेम हिंज है, अभी इस बार क्या किया ना, फोर्स मैंने ऐसा लगाया 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल 37 एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, और एक पे ऐसा फोर्स लगाया 10, नीचे की तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड, this is at point P, this is at point Q. Find torque at point P and torque at point Q and torque net. दो अलग फोर्सेस है, F1 है और ये F2 फोर्स लग रहा है। F1 फोर्स लग रहा इस हिंज से 10 सेंटीमीटर पे, F2 फोर्स लग रहा नीचे की तरफ 20 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहले पॉइंट P और Q पे निकाल लो। यहां से हिंज से ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। टॉर्क एट पॉइंट P, टॉर्क एट पॉइंट Q।
यहाँ पे सेम थी, यहाँ पे एफ का डायरेक्शन सेम था। ओके हो रहा, ठीक है बेटा। फर्स्ट टॉर्क एट पॉइंट पी निकालो जरा। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, एफ कितना है 50 न्यूटन, कितना एंगल होगा साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 37 दिया मैंने, साइन 37 दिया होगा, साइन 37 दिस इज 500, ये 50 हो गया, साइन 37 3/5 न्यूटन मीटर। कौन सी डायरेक्शन है आर क्रॉस एफ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। थ्री न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज 3 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला देख लीजिए क्यू वाला, टॉर्क एट पॉइंट क्यू, टॉर्क एट पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, फोर्स है 10 न्यूटन, और एंगल कितना है देखो, एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये यहां तक पहुंचेंगे तो ये नीचे है 90 डिग्री है, ठीक है, साइन 90 डिग्री। अच्छा ये हो जाएगा 200 न्यूटन सेंटीमीटर, फिर ये हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या देखिए, फोर्स नीचे लग रहा है, आर इधर है, एफ यहां है, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ दिस इज क्लॉकवाइज, विच सेंस क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज। तो अगर साइन लेना चाहते हैं, देखो क्लॉकवाइज क्या हो गया, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, तो साइन भी अज्यूम कर सकते हैं आप, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए, एज इट इज जो भी आपको सही लगे। यार ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज जो है इनसाइड द प्लेन, तो नेगेटिव जे सॉरी नेगेटिव जेड, इसका पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, तो टॉर्क नेट, इसको 3 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 2 क्लॉकवाइज, आंसर इज 1 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप सिंबल भी यूज कर सकते। TP 100 कैसा हुआ बेटा, अरे पॉजिटिव नेगेटिव ही साइन, अगर इसको पॉजिटिव लिया एंटी क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना, वैसे भी आप कर सकते हो।
बेटा इसमें एफ साइन थीटा लेते हैं अपन, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है मल्हार। बेटा यहाँ पे कॉस थीटा नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 37 आएगा। कितनों को इसमें डाउट है कि सर ये cos 37 होना चाहिए था? बेटा sin 37, क्योंकि देखो अब रोटेशन क्यों नहीं समझ में आता लोगों को, रोटेशन इसकी वजह से नहीं समझ में आता कि cos टाइम क्रॉस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब तक डॉट प्रोडक्ट था, लाइफ चिल थी, कोई डायरेक्शन नहीं देखना था ना कुछ और, सीधा डॉट प्रोडक्ट लो, cos कंपोनेंट लो। अब इसमें डॉट की जगह क्रॉस आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आपको डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो इसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट देखें। ये मिटा रहा हूं मैं, आप साइन अलग अलग रख सकते हो। अच्छा अब थोड़ा सा टफ होगा, ध्यान से समझना। अगर ये ऐसा मैंने प्रोजेक्टाइल किया है, बॉडी है, ये थीटा है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, यहां पे बॉडी ऐसे जा रही है, ठीक है। यू है, थीटा से प्रोजेक्ट किया, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज पॉइंट क्यू, फाइंड द टॉर्क about the point of projection, find the torque about the point of projection when the object is at the highest point of projectile। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे हो, लेट्स से ये पॉइंट है ए, इस पे हो, तब आपको इस पॉइंट के लॉन्ग, पॉइंट पी के लॉन्ग, ठीक है, find the torque about the point of projection P when the body is at the highest point, when the body is at the highest point, find the torque with respect to this point P when this projectile is moving this way and when it is at the highest point H, you have to find what is the torque। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो ढंग से। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है, तब आपको इस पॉइंट पे उस पे टॉर्क निकालना है। तो एकदम सिंपल है। किसी को आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है किसी को?
वेरी गुड, वेरी गुड, सोनी का आ गया और सही आंसर है। कबीर, अक्षय, पूरव, हाईएस्ट पॉइंट पे देखो देखो ध्यान से, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा ये पॉइंट पी है। अच्छा इस पे फोर्स कितना लगा हो? अच्छा टॉर्क किसकी वजह से? टॉर्क ऑब्वियस इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन? ग्रेविटी, mg। इसका मास ऑब्वियस है कुछ m होगा, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन एक्ट कर रहा है? फोर्स इज ग्रेविटी, mg। अच्छा अब ये r होगा, हाँ ये r होगा। अब ये r लिया, फोर्स इधर लगा, तो r क्रॉस m अंदर की साइड लग रहा है। अच्छा ओके, अब मुझे ये बताना है फोर्स मेरा इधर लग रहा है, मुझे r का कंपोनेंट, ये जो r है ना r, इसके दो कंपोनेंट है। ये जो बॉडी यहाँ पे है ना, इसके दो कंपोनेंट है। ये r इधर ऊपर तक नहीं जाएगा, ये बस यहीं तक है, यार यहीं तक है। इस r के दो कंपोनेंट्स है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। ये फोर्स से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? ये जो भी डिस्टेंस है r, इसका ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये होगा, दिस इज r sin थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा? r sin थीटा। और ये कितना होता है? रेंज का हाफ। तो जो टॉर्क होगा दैट वुड बी r क्रॉस f। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ r टू दी फोर्स इज दिस वे, और इस डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा इस फोर्स से। और ये टोटल जो होता है PQ, टोटल PQ रेंज होता है R, कैपिटल R, इसका हाफ, दिस इज रेंज बाय 2 into force, this is capital R by 2 into mg। और आपको प्रोजेक्टाइल में रेंज की वैल्यू पता होती है, प्रोजेक्टाइल में रेंज की वैल्यू पता होती है। दिस इज द टॉर्क, ऑब्वियस है कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज इनसाइड द। इसको मैं देखो ऐसे करता हूं, अंदर की तरफ माइनस, ये यहां से लेके यहां तक रेंज, ये रेंज का आधा, ये पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, इस पे नीचे लग रहा था mg, फोर्स तो mg लग रहा है, ठीक है। अब इसके एक्सिस के अक्रॉस ये वाला mg इसको नीचे घुमाना चाहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, इस स्मॉल r का इस फोर्स से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये रेंज बाय 2 है। देखा, खतरनाक, कुछ भी नहीं चमक रहा सर। ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, कितनों को समझ में आया ये? मुझसे टॉर्क निकालवाया गया था एट द हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्वियस है फोर्स कौन है? ग्रेविटी। तो फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और किसके वजह से निकालना था? ड्यू टू ग्रेविटी निकालना था। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। और तो संसार में उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो उसके बिहाफ पे
मेरे को पता है ये नीचे की तरफ है, ये डिस्टेंस r हो गया। अब मुझे इसका इस फोर्स से परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता साइन थीटा कंपोनेंट लिया था, मतलब f से परपेंडिकुलर, तो ये r परपेंडिकुलर, इससे एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे और ये कंपोनेंट ऊपर, दोनों एंटी पैरेलल हो गए, उसकी वजह से टॉर्क जीरो आता। बस ये वाला कंपोनेंट है वही टॉर्क दे सकता। तो इसकी डिस्टेंस हो गई रेंज बाई 2 इंटू एफ। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होगा टॉर्क? टॉर्क इज यू स्क्वायर, अरे अरे ये सॉरी सॉरी, दिस दिस थीटा इज डिफरेंट, सॉरी है ना, ये अलग थीटा है। सुनो सुनो, इसको फाई कर लो बेटा, एक सेकेंड ना। अगर ये एंगल फाई है ना, तो ये वाला पार्ट फाई होगा, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। ये थीटा मैंने पहले से ले रखा है यहाँ पे, तो दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बाई 2 इंटू एन माइनस के। ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल था, ये आर और एफ के बीच में जो एंगल था उसका ये कंपोनेंट है। दिस इज रेंज बाई 2। तो कंपोनेंट तो लेने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा पता चल रहा था कि यार ये रेंज बाई 2। टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां तक छाप लिया। सेम क्वेश्चन, बट नाउ फाइंड टॉर्क on the body when it just reaches the point Q, ठीक है, from the point P. Find the torque on this body when it just reaches at point Q, ठीक है, about this point। टॉर्क ऑब्वियस है, ग्रेविटी की वजह से निकालना है, कितना आ जाएगा? बॉडी ऐसे करके यहाँ पे पहुंची, नीचे लग रहा है mg, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये लग रहा है इधर, ये डिस्टेंस इधर, कितना होगा ये डिस्टेंस? पॉइंट P से ये Q तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो, टॉर्क निकालने के लिए r परपेंडिकुलर इनटू f चाहिए। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेंज। देखो ये पॉइंट Q है और इसे ये 4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा रेंज हो जाएगा, r इंटू f। f कितना है? f कितना है? mg के बराबर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? r इंटू mg। कौन सा डायरेक्शन होगा? कौन सा डायरेक्शन होगा? r क्रॉस f, अंदर की तरफ, माइनस की। इसकी वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, माइनस के क्या?
ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ये थोड़ा टफ था ना, ये चीजें थोड़ी टफ थी। देखो और कोई लॉजिक नहीं है, देखो आपको भी पता है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ये थोड़ा सा टफ है बट इतना भी टफ नहीं है, आप जैसी जनता समझ सकते हो। ठीक है, अब जिनके पुराने कॉन्सेप्ट रेंज रेंज, अब जिसको रेंज नहीं आता, ठीक है, जिसको डायरेक्शन ही नहीं पता चल रहा क्या रिलेशन है रेंज का यू का, तो उससे सवाल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर इमेजिन भी करना पड़ेगा, बॉल ऐसे जाके या पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, अब ऐसे जा रहा है तो ये नीचे की तरफ एमजे लगेगा, एमजे हमेशा नीचे, और ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस ऐसा लिया मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, स्टार्टिंग से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का मैंने डिस्टेंस देखा, यार ऐसे जा गया, एमजी नीचे है, दोनों ही परपेंडिकुलर हो गए, तो सीधा आर इंटू एमजी कर दिया। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखा, अब हाईएस्ट पॉइंट पे मैं ऐसे गया, फोर्स किधर लग रहा है नीचे, बट ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल है इसमें, तो मुझे क्या करना है, इस आर का इस एफ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना, तो वो r/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर है? थोड़ा सा यार देखो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप एचसीवी चाहते हो तो एचसीवी में पढ़ के रख लो, ताकि चैप्टर समझने में काम आ जाए। ठीक, एंड आज का लेक्चर कैसा रहा, मतलब कौन से ज्यादा डिफिकल्ट लगे? एंड जस्ट फॉर दिस चैप्टर आई वाज वेटिंग कि भैया मैं इसको बोर्ड पे पढ़ा दूं, ताकि फिजिकली रहूं तो क्या पता थोड़ी फील ज्यादा है कंपेयर टू उसमें पैड में। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, आपका डेटा थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा इसमें, क्योंकि वीडियो चल रहा है एंड थोड़ा सा कभी कभार ब्लर वाला होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ब्लर हो जाता है, बट यार चैप्टर भी ऐसा है ना, मतलब थोड़ा लंबा चैप्टर है, और मतलब अनफॉर्चुनेटली ये 12th के बोर्ड में भी है, अपना बोर्ड बहुत घटिया है महाराष्ट्र बोर्ड, फिर भी है 11th में भी रहता है, सीबीएसई में 11th में है, 12th में दे रहा है। ठीक है, आधा पार्ट उधर दे दिया, आधा पार्ट इधर, तो बोर्ड में भी आता है। ठीक है, सो प्लीज देखो, सब कुछ प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में फील आना चाहिए कि भैया क्या चीज घूम रही है, कहाँ घूम रहा है। ठीक है, तब जाके आप समझ पाओगे, समझो। अच्छा, कंटिन्यू करना, ये सिर्फ ओनली ये चैप्टर है ना, बाकी फ्लूइड्स भी इजी है, समझ सकते हो आप, बोर्ड मतलब टैबलेट पे भी पढ़ा है तो इसको कंटिन्यू करूं या कुछ दिक्कत आ रही इसमें, मतलब बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत आ रही, या उसी फॉर्म में कंटिन्यू करें? कभी जरूरत रहेगी तो कुछ वो वीडियो चालू करके आपको दिखा देंगे, आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो ना, और आज के पार्ट में क्या क्या दिक्कत हुई वो भी बता दो। आप मीटिंग लीव कर सकते हो, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, और सुनो, डेटा फालतू बर्बाद मत करना, पुराने वाले दिन है ये, इसमें डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा। हाँ सर, सर वो सिलेंडर का फिर एक्स एक्सिस के थ्रू कैसे निकालेंगे? बेटा मेथड से तो नहीं आ सकता, वैसे आंसर्स तो इजी है, अगर आपको दिया हो तो इसके प्रोपोर्शनल कर सकते हो उसको, सर उससे तो जैसे अपने को जो नॉन मेथड्स है ना, जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किया है, उससे तो नहीं आएगा। ठीक है, वैसे होता है, आपको भी पता है, डिस्क के कंपैरेटिवली में आ जाता है mr² बाई एक्स, जो एक्स एक्सिस है ना, mr² बाई 4 है, बट वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है उसको। हाँ सर तो उसका फाइनल आंसर वरना क्या होगा? मतलब वो निकालते भी नहीं आ रहा और पता भी नहीं है फाइनल आंसर क्या आएगा। सिमेट्री से निकाला उसको, mr² बाई 4 एक्स एक्सिस या जो जेड एक्सिस है उससे mr² बाई 4 आ जाएगा, अगर ये ऐसे घुमा रहे हो ना, ऐसे घुमा रहे हो, mr² बाई 4 आएगा, दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री, अपन पता कर रहे हैं। ठीक है, बट थ्योरम व्योरम नहीं लगेंगे, थ्योरम लगाया गलत है, ये हाँ ट्रू सर। मेथड्स है ना, आप कैलकुलेट कर लो जो आपके
देखो क्या होता है ना, अभी आगे थोड़े टाइम है ना, मैं आपको बताऊंगा टॉर्क आई इंटू अल्फा भी होता है, ठीक है। तो सेम टॉर्क देके सेम अल्फा देके आप आई भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे होता है ना फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप मास निकालना चाहते हो, बॉडी को सेम फोर्स रखो, एक का एक्सेलरेशन बाई 2 आता है, एक का मतलब कुछ फोर्स लगाया, एक का एक्सेलरेशन 4 आता है, एक का 8 आता है, तो मासेस का रेशियो भी आपको पता रहेगा, तो दूसरे मेथड से निकाल, ठीक है, बट थ्योरम से नहीं निकलेगा। हाँ सर। सर उसका इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते, मतलब एक डिस्क का निकाला वो, क्योंकि डिस्क से ही बनेगा ना सिलेंडर, हाँ। अगर हम बोले तो। हाँ थ्योरम और से फिर नहीं कर सकते, इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन से कर सकते हो, वेरी गुड, इंटीग्रेशन सर से तो कर सकते उसमें डिस्क का डायमीटर वाला लेंगे कि कौन सा, वो नहीं समझा। मतलब डिस्क अगर कंसिडर किया तो डिस्क का जो एक्स एक्सिस में वो कौन सा आएगा डायमीटर उसका? हो। डायमीटर, एक सेकंड, एक सेकंड,